हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य की मूल पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसका कि नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके विषय में हिंदी साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी लगभग परिचित होगा। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जो आचार्य शुक्ल की इस पुस्तक से परिचित ना हो, और वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, टीजीटी, पीजीटी हिंदी से, और एनबीएस, केवीएस या फिर एलटी ग्रेड, सभी के लिए ये पुस्तक समान रूप से उपयोगी है। तो जिनको भी हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो हिंदी साहित्य पढ़ना चाह रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। इसमें से ऐसे कथन, ऐसे तथ्य आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो कभी कभी लगता है कि ये कहाँ से हैं, कैसे हैं। अगर आपने मूल पुस्तक का अध्ययन किया होगा तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप तुरंत उस चीज़ को पकड़ लेंगे कि ये कहाँ से आया हुआ है। तो यह है मेरे पास हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल की। भूमिका इसकी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी है। तो आइए देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको थोड़ा सा भी इससे लाभ हो या अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपकी ये सीरीज़ का कोई भी वीडियो छूट ना पाए। आइए देखते हैं। ये लोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। यहाँ से इस पुस्तक का प्रारंभ होता है। तो इसमें फ्रेंड्स, अगर पूरी बुक रीड करने बैठेंगे तो इसमें बहुत अधिक टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमने इसमें से मेन फैक्ट्स को, मेन तथ्यों को अंडरलाइन कर रखा है। वही हम आपको सरल भाषा में समझाते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आचार्य शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, वही अगर देखा जाए तो पहला व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। और आचार्य शुक्ल ने इससे आगे जो पहले इतिहास ग्रंथ आए थे, उनको इतिहास ग्रंथ ना मानते हुए केवल वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। तो उन्होंने अपने पहले ये जो भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी हुई है, हमने इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है, भूमिका से स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के वक्तव्य में क्या कहा है? हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि आचार्य शुक्ल से पहले के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह किसने कहा है। तो आप इन चीज़ों को अपने माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। सन 1913 में इस सभी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि, यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियर कर लीजिए कि इसमें मिश्र बंधुओं में 3 नाम आते हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया। आपका ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिश्र बंधु का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, मिश्र बंधु विनोद शीर्षक से, वो कितने भागों में प्रकाशित किया गया? तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 भागों में प्रकाशित किया। शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह है, ग्रियर्सन का बड़ा, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से आपका कथन बन सकता है। शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह है, ग्रियर्सन का बड़ा कवि वृत्त संग्रह है, और मिश्र बंधुओं का बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह है। इन्होंने पहले 3 इतिहासकारों के ग्रंथों को क्या कहा? शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह,
ग्रियर्सन का बड़ा वृत्त संग्रह और मिश्रबंधुओं का बड़ा भारी वृत्त संग्रह, यानी वृत्त क्रमशः बढ़ता जाता है, जो एक तरह से वृत्त की प्रकृति ही है। इस वृत्त को इतिहास बनाना यह रामचंद्र शुक्ल का काम है। दर्शक से दृष्टा बनना यही इतिहास लेखन की प्रक्रिया है। दर्शक दृश्यों और घटनाक्रमों को देखता है, बाहर से दृष्टा इसके साथ साथ उन आंतरिक संगति को भी देखता है, पहचानता है। यो रामचंद्र शुक्ल के साथ रचना, आलोचना और इतिहास का विलक्षण तालमेल बनता है पहली बार। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि वृत्त संग्रह की संज्ञा इन इतिहास ग्रंथों को आचार्य शुक्ल ने इसलिए दी कि उन्होंने जानकारी को एकत्र करके उसको केवल जानकारी को इकट्ठा करते गए, उन्होंने उससे ज़्यादा जानकारी, उससे ज़्यादा कवियों की इकट्ठा की और मिश्रबंधुओं ने उससे ज़्यादा। इसका तात्पर्य ये कि व्यवस्थित करने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया, न काल क्रमानुसार, न किसी प्रकार से। कोई अगर अध्ययन करना चाहे तो सटीक अध्ययन इन ग्रंथों के आधार पर नहीं हो सकता था। उनका कहने का तात्पर्य ये है। अब यहाँ पर देखिए, आपका चिरपरिचित कथन है। यहाँ पर जो परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका होगा, जाना पहचाना आचार्य शुक्ल का कथन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के समर्थन में एक कथन दिया है कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास किस लिए सटीक समझना चाहिए, किस लिए इसको महत्व देना चाहिए। वो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति वहाँ जो होती है उस पर ही साहित्य लिखा जाता है। कुछ जनता की चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है, अस्थिर है, वो समयानुसार परिवर्तित होती रहती है और इसी प्रकार साहित्य का भी परिवर्तन होता रहता है। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम किसी काल विशेष का साहित्य पढ़ते हैं तो हमें उस काल विशेष के साहित्य में उस समय की झांकी, उस समय की झलक, उस समय की जनता की रुचियाँ क्या थी, किस प्रकार का समाज था, ये सारी जानकारी हमें उस साहित्य ग्रंथ में मिलनी चाहिए, तभी वो सच्चा साहित्य कहा जा सकता है। आदि से अंत तक आदि अपने साहित्य ग्रंथ में इन्होंने आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखा है कि किस प्रकार के कवि हुए, क्या लिख रहे थे, उस समय माहौल क्या था और वो क्या रचनाएं कर रहे थे। तो उस चीज़ को, उस पर इन्होंने प्रवृत्तियाँ क्या थी उस पर इन्होंने फोकस किया है। साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य, चित्तवृत्ति जो है, जो उसका सामंजस्य दिखाना, साहित्य की परंपरा चल रही उसका उसके साथ क्या सामंजस्य है, क्या तालमेल है, उसको दिखाना इन्होंने साहित्य में उचित माना है। दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है। विशेषता जब कि साहित्य का इतिहास यहाँ पहली बार व्यवस्थित रूप में कहा जा रहा है। इसी साहित्य के इतिहास को पहला व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास कहा गया है। उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। विवेचन में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसे है कि जैसे बड़ा कलावंत अपने गायन में राग को विकसित और अनाविल करने के लिए धीरे धीरे बढ़त करता है, इतिहास के उन्मीलन में आलोचना की यह शैली कितनी कारक होती है, यह दिखाने के लिए केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा। प्रसंग एकदम आरंभ का है। यहाँ पर उनकी शैली किस प्रकार की है आचार्य शुक्ल की अपना ये ग्रंथ लिखने के लिए, तो उसका उनके वीर गाथा काल का एक उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दिया है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे। पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राज सभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन
अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थीं और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर पार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा है। वैसे तो उन्होंने कहा है कि गायन में या जनसाधारण की बोली में दोहे आदि प्रचलित रहे होंगे, जिन्हें जो उस समय के पंडित आदि विद्वान आदि लोग थे वो गंवारू समझते रहे होंगे। लेकिन जो राजाश्रित कवि थे, जिन्होंने अपने राजाओं की प्रशस्ति में रचनाएं लिखी, उनका गुणगान किया, तो वो राजाश्रित कवि थे। इसीलिए उनका साहित्य राज पुस्तकालयों में और उनके स्वयं के पास भी सुरक्षित रह गया और वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको छोड़ के जाते थे, ताकि उनके आधार पर उनकी आजीविका चलती रहे। और वही साहित्य वीरगाथा काल में प्राप्त हुआ है, जो कि राजाश्रित कवियों द्वारा लिखा गया था अधिकतर, और उसमें वीरोल्लास से भरे उनके युद्धों का वर्णन आदि और उनकी प्रशंसा ही पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसीलिए उन्होंने इस काल का नाम वीरगाथा काल कहा है। अब यहाँ से भारत के इतिहास में कहते हैं, भारत के इतिहास में यह वह समय था जब मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। वीरगाथा काल का समय कैसा समय था, उस चीज़ का वर्णन यहाँ पर किया है। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिनकी की मृत्यु संवत 704 में हुई थी, के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल को जो साहित्य हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो, कि जिस पश्चिमी क्षेत्र का साहित्य प्राप्त हुआ है, उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस पर होगी। हर्षवर्धन के उपरांत साम्राज्य भावना देश में अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चांदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता के लिए नहीं। अब यहाँ से ये आप कथन के रूप में देख सकते हैं कि ये किस विद्वान ने अपने आलोचना ग्रंथ में कहा है। लड़ाई किसी आवश्यकता वश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। मतलब पीछे पड़ गई थी मतलब, और लड़ाई भिड़ाई और वीरता यही सब मुख्य रूप से सामने आ रही थी, और बाकी जो भी बातें थी, जो भी बातों से मतलब है सामाजिक वैमनस्यता या सामाजिक जीवन का चित्रण या प्रकृति चित्रण, इस प्रकार की सारी बातें पीछे पड़ गई थी। और मुख्य रूप से साहित्य में क्या उभर कर आ रहा था, लड़ाई। जो उस समय राजाओं की लड़ाइयाँ थी, उनकी वीरता गौरव का वर्णन आदि था, वो सब मुख्य रूप से उभर के आता था और सारी चीज़ें पीछे हो गई थी। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने ये प्रसंग उठाया है कि आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में तुलनात्मक विवेचन भी प्रस्तुत किया है कवियों का, वो किस प्रकार का है। सूर्य में प्रसंगोद्भावना की जो क्षमता है, वह तुलसी में नहीं। अपनी यह मान्यता आलोचक इतिहासकार तुलसी के प्रसंग में भी रखता है। और फिर सूर्य के संदर्भ में भी तुलसी के विषय के विवेचन के अंतर्गत वह कहता है, प्रसंगों की जो
नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। ये आपका कथन पेपर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है। सूर प्रसंग विवेचन में, तुलसी विवेचन में उन्होंने कहा कि प्रसंगों की जो उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं, और सूर प्रसंगों को उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। पर तुलसी की विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता, जो उनकी काव्य भाषा के विविध प्रयोग में, सभी प्रचलित काव्य शैलियों के चयन में और भक्ति पद्धति में द्रष्टव्य है। अब यहाँ पे कहते हैं, ये सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा का। सारांश यह कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। अब यहाँ पर देखिए, गोस्वामी तुलसीदास को उन्होंने उच्चतम सोपान पर प्रतिष्ठित कर दिया, और उन्होंने गोस्वामी जी के विषय में कहा है कि यह जो उच्चता उनमें थी वह कृष्णोपासक जो भक्त थे उनमें इस अंग की कमी थी, इस सर्वांग पूर्णता की कमी थी। जो लोक संग्रह का जो भाव था वो कृष्णोपासक भक्तों में कम मिलता है। अब देखिए इन्होंने जायसी के संबंध में क्या कहा है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीठ से भरा हुआ था। ये कथन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में तुलना और स्पष्ट है। जो जायसी ग्रंथावली की भूमिका लिखी गई है उसमें उन्होंने और स्पष्ट रूप से कहा है, जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह आलोचना विवेक जहाँ उनकी वैशिष्ट ग्रहणी क्षमता का संकेत देता है, वहीं उनके सापेक्ष मूल्य निर्धारण की बुनियादी पात्रता का भी। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो गद्य के साहित्य के प्रचार प्रसार, खड़ी बोली के प्रचार प्रचार में जो योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रहा है, उसके विषय में रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ, और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। पर स्वयं उनके अपने लेखन का मूल्यांकन दूसरे ढंग का है। अब यहाँ पर भूमिकाकार क्या कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्य में योगदान है उसकी यहाँ पर उन्होंने प्रशंसा की है, पर उनका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेखन है उसके विषय में शुक्ल जी का क्या कहना है। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। उनकी कवि और कविता जो रचना है उसके विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जैसा लग रहा है कि बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं। ये कथन जितने हैं ये सारे आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। श्याम सुंदर दास का विवेचन इस प्रकार है। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग किया है। शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन, ये श्याम सुंदर जी के विषय में आचार्य शुक्ल का कथन है। आधुनिक सभ्यता ये जो है यहाँ से ये श्याम सुंदर दास के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इनकी शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें हैं, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की हैं। अब आइए आगे देखते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इतिहास के संदर्भ में आलोचना विवेक का एक प्रकरण और लेकर हम इस प्रसंग को पूरा करेंगे।
ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, जो भूमिकाकार हैं। ये प्रकरण हिंदी साहित्य का इतिहास से नहीं, उनके प्रसिद्ध इंदौर अभिभाषण से है। यहाँ पर जो उन्होंने वक्तव्य जो उदाहरण दिए हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा में है, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर प्रसंग दिया है वो उनका अभिभाषण है, ना कि अभिभाषण का अंश है, ना कि उनके हिंदी साहित्य के इतिहास का अंश। अभिभाषण से है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन की साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद से दिया हुआ यह ऐतिहासिक 1935 बाद में काव्य में अभिवंजनावाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जो काव्य में अभिवंजनावाद जो आचार्य शुक्ल की पुस्तक है, वो असल में उनके द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अधिवेशन में दिया हुआ अभिभाषण है। ये यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आचार्य शुक्ल प्रेमचंद जी और प्रसाद जी का किस प्रकार तुलना कर रहे हैं और उनका ये कथन इस विषय में इम्पोर्टेंट है। वर्तमान सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों और अंतर्वृत्तियों की बड़ी परख प्रेमचंद जी को मिली है। उन्होंने हिंदी के उपन्यास क्षेत्र को जगमगा दिया। वे हमारे गर्व और गौरव के कारण हैं। मेरे देखने में उत्कृष्ट कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव ज्यों का त्यों बना है। मेरे देखने में, जब यहाँ पर वे ये भी कह रहे हैं प्रेमचंद जी को मिली, उन्होंने हिंदी उपन्यास क्षेत्र को जगमगा दिया है। वे हमारे गौरव और गर्व के कारण हैं, पर मेरे देखने में उत्कृष्ट कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव है। ऐतिहासिक उपन्यास जो हैं उनका अभाव है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यदि जयशंकर प्रसाद जी इस ओर भी ध्यान दें तो इस अभाव की पूर्ति बहुत अच्छी तरह हो सकती है। यहाँ पर उनके कहने का कारण ये है कि प्रेमचंद जी ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिख रहे थे। उनके सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास थे, जो कि उन्होंने सामाजिक समस्याओं बुराइयों का मंथन करते हुए लिखे थे। परंतु उनका कहना है कि ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव ज्यों का त्यों बना हुआ है, क्योंकि प्रसाद जी उस समय ऐतिहासिक नाटकों की रचना कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर प्रसाद जी इस ओर भी ध्यान दें, इस ओर उपन्यासों की ओर, जिस प्रकार वो उत्कृष्ट नाटकों की रचना कर रहे थे उसी की भांति यदि वह उपन्यासों की तरफ भी ध्यान दें तो इस अभाव की पूर्ति हो सकती है। रीतिकाल के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन यहाँ पर है कि वहाँ पर श्रृंगारिक रचनाएं ही अधिकतर हुई हैं और श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाओं के कारण ही उन्होंने कहा है, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुँचा दिया है। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रय राजा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। ये स्थिति कहाँ की बतला रहे हैं, ये बता रहे हैं रीतिकाल का वर्णन, कि यहाँ पर कर्मण्यता और वीरता नाम मात्र को रह गई थी। केवल राजा जो थे वे अपने आश्रयदाता कवियों से श्रृंगारिकता का वर्णन ही चाह रहे थे, जिसकी रीतिकाल में अधिकता है। यहाँ पर जहाँ तक समसामयिक साहित्य का संबंध है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उसके साथ साथ आगे बढ़ा है। अब यहाँ पर ये भूमिकाकार बता रहे हैं, इस विकास क्रम की रोचक और गहन समीक्षा बच्चन सिंह तथा समीक्षा ठाकुर ने अपने अपने अध्ययन में प्रस्तुत की है। आचार्य शुक्ल का साहित्य जो है उसका कैसा विकास क्रम रहा है, किन किन समसामयिक साहित्य को उसने अपने अंदर समेटा हुआ है, इसकी गहन समीक्षा किसने की है, एक तो बच्चन सिंह ने और दूसरा समीक्षा ठाकुर ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए बच्चन सिंह 1989, ये बच्चन सिंह का ग्रंथ है जो उन्होंने 1989 में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया, ये समीक्षा ठाकुर का ग्रंथ है 1996, जो कि आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में लिखा गया है। इन ग्रंथों को आपको ध्यान में रखना होगा, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इतिहास में आधुनिक काल के विभिन्न प्रकरणों को देखते हुए स्पष्ट है कि आज इतिहासकार ने 30 दशक को लगभग पूरा समेटा है। गद्य के प्रसंग में वह आज
समाचार पत्र अक्टूबर 1939 में प्रकाशित एक टिप्पणी की भाषा व्यवस्था की दृष्टि से समीक्षा करता है। यूँ लेखक का इतिहास उसकी जीवनावधि के साथ चला है, जबकि 1940 में उसका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ। 1940 में आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का संशोधित और प्रवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। यूँ इतिहासकार की दृष्टि में प्रकाशन अनुक्रम के अनुरूप पंत का पल्लव छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, न कि प्रसाद का झरना। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि इतिहासकार अर्थात आचार्य शुक्ल की दृष्टि में पंत का पल्लव ही प्रथम छायावादी काव्य संग्रह है, न कि प्रसाद का झरना। उसके विषय में ये आगे लिखते हैं। जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। प्रस्तुत संग्रह अर्थात पल्लव द्वारा। आपको हमने जो कि इम्पोर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से उतना ही बताया है। ऐसे तो पूरी पुस्तक ही इम्पोर्टेंट है। ज्ञान की दृष्टि से अगर आप समझना चाहें, लेना चाहें, परंतु जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो मैं आपको अंडरलाइन करके समझाती जा रही हूँ। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। ये भी कथन है। ध्यान देने की बात है, ये जो है आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ के अंत में ये वक्तव्य दिया है कि इस प्रकार हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। ध्यान देने की बात है कि धारा की लक्षणा से अनुप्रेरित ये अकेला संक्षिप्त सा वाक्य अपने में इतिहास का अंतिम अनुच्छेद भी है। ये जो उन्होंने कहा है, काव्य धाराओं जैसे आधुनिक काल में कई काव्य धाराएं हो गई थी, उनके संबंध में आचार्य शुक्ल ने ये कथन दिया है। तो आज ये भूमिका फ्रेंड्स हमने आज यहाँ देख ली है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कथन थे वो हमने पढ़ लिए हैं। इसके आगे जो आचार्य शुक्ल ने अपने प्रथम संस्करण में जो वक्तव्य प्रकाशित करवाया था, अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रथम संस्करण था उसका, उसमें जो उनका वक्तव्य था उस पर हम विचार करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के विषय में अपने वक्तव्य में क्या क्या कहा है। तो आज ये वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।